मैं यहाँ पे खुश हो गया। मतलब अगर रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से बात करें वहाँ भी पॉजिटिव है, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें हाँ मतलब ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है बट हैं पॉजिटिव्स, पर्सनल पॉजिटिव्स हैं यहाँ पे। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो वहाँ तो नंगा ही पॉजिटिव है। और अगर यहाँ पर ओवरऑल एज ए न्यूट्रल फैन की बात करें तो चैंपियंस लीग का ये मैच या फिर ये मैच डे बॉक्स ऑफिस रहा है। और देयर इज द रीजन कि मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही थी कि डिस्पाइट ये एक मैच डे 3 है बट फिर भी कहीं ना कहीं इसमें वाइब नॉकआउट मैच वाली है और अभी ये आधा ही हुआ है। बट अपने आप में यहाँ पर जो 2 स्टोरी लाइन्स है वो हमको देखने को मिल गई। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर शुरुआत से, क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलेंगे। खत्म मतलब शुरुआत जिस तरीके से हुई थी, मतलब मेरे को लग रहा था कि यार ये बेस्ट मैच ना पहले ही हो गया, लेकिन खत्म जो ग्रैंड फिनाले हुआ है ना ओनाना के सेव से, मतलब उसने दिन बना दिया। कहीं ना कहीं उसने टेन हैग पे जितनी भी गाली निकल रही थी ना उसको 70% से कम था। हाँ 30% बची है, वो भी बहुत है, बहुत है। अब सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग पे आते हैं और बायर्न वर्सेस गैलाटासरे पे। और मेरे को जो पॉइंट्स लग रहे थे, अगर तुमने प्रेडिक्शन वाला देखा था तो मैंने कहा था बायर्न के रिगार्डिंग कि जो गेम स्टाइल है ना वो अगर इसको एक लाइन में कर दे तो इस लेस सेक्सी मोर इफेक्टिव, और ये उसका नतीजा है। आप सोचो गैलाटासरे का गेम अगर आप देखोगे और आपसे कोई कहते कि यार ये गेम ना 3-1 से हारने वाली है गैलाटासरे, आप यकीन नहीं करोगे। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि गैलाटासरे अपने होम पे खेल रही है, ऑफ कोर्स यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, ब्रूटल एटमॉस्फेयर है। मतलब एक बार को वो बायर्न टीम जिसमें चैंपियंस हैं उनका भी दिमाग हिल जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर आप टोटल टैक्टिक्स देखोगे, किस तरीके से टीम सेटअप हुई है, किस तरीके से टीम खेल रही है, बायर्न वाज कंप्लीटली आउट क्लास। मतलब मेरे को लग रहा था कि टूकल सही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह देगा भैया हाथ जुड़वा लो, अगर बच गए हम 50-60 मिनट वो बहुत बड़ी गरीमत है। लेकिन टूकल का ना पता यही हिसाब है, टूकल इतना मेंटली ड्रिल कर देता है अपनी टीम को और अपने स्टाइल पे वो इतना ज़्यादा अडीग रहता है कि उसको ये लगता है कि 10 में से 9 बार ये यहाँ पर चल जाएगा। अब देखो तुमको अगर मैं स्टार्टिंग की बात बताऊं तो यहाँ पर गैलाटासरे ने ऑफ कोर्स क्योंकि वो होम क्राउड पे खेल रही थी, उनके पास अच्छा मोमेंटम था, अपने उस पर कभी वो हारी भी नहीं थी अपने ग्राउंड पे काफी टाइम से। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर बायर्न म्यूनिख की बात करें तो वो भी हिस्टोरिक है, यहाँ पर लाइक 36-37 गेम वो भी नहीं हारे हैं चैंपियंस लीग में, और उनका 8 स्ट्रेट अवे विक्ट्री है यहाँ पर चैंपियंस लीग में। गेम स्टार्ट होता है यहाँ पर गैलाटासरे हाई प्रेस करती है और बायर्न को तो कुछ खबर ही नहीं थी भाई। मतलब बायर्न डुअल्स नहीं जीत पा रही, बायर्न प्ले आउट फ्रॉम द बैक नहीं कर पा रही, बायर्न एक सीक्वेंस नहीं क्रिएट पा रही, और मिडफील्ड मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड गायब है और बायर्न की तो गायब है। मतलब डिस्पाइट कि वहां पर हमको लेमार दिख रहा था, वहां पर हमको किमिच और मुसियाला था, लेकिन मिडफील्ड सही में इतनी मेसी और इतनी डिस्टॉर्टेड सी दिखती है कि आपको कोई पैटर्न नहीं दिखता वहां पर, आपको कोई यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, अब वहां पर कोई कंट्रोल नहीं है। और गैलाटासरे से एक चीज जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव दिखी ना वो था उनका 1-2। खैर ये मेरे को कोपेनहेगन में भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा, क्योंकि जिस तरीके के ओपोनेंट के सामने वो खेल रहे थे उसके सामने इस तरीके का पोजेशन फुटबॉल दिखाना अपने आप में एक ब्यूटी है, इट्स अ ब्यूटीफुल। अब ये चीज तो हो ही रही थी और कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि गैलाटासरे धीरे धीरे अपना प्रेशर बना रही है और अपना एक्सजी और थ्रेट को है उसको बढ़ा रही थी। एंड अल्टीमेटली हमको बायर्न की तरफ से गोल देखने को मिलता है, और उसका सबसे बड़ा रीजन मेरे को लगता है कि अगर बायर्न इस चैंपियंस लीग में एक डीप रन लेने वाली है, जो कि मेरे को लगता है कि दे कैन, तो वो यही तरीका है और वो है उनके फ्लैंक्स। आप खुद सोचो, माजुराई की बात करें तो ऑफ कोर्स उसके पास पेस नहीं है बट ही हैज अ टेक्निकल स्किल्स। इसके साथ अगर आप यहाँ पर किंग्सले कोमन की बात करो और लेरोय साने और यहाँ पर अल्फोंसो डेविस को आप एक में करो, मेरे को लगता है कि अल्फोंसो डेविस को क्या जान पूछ के वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर मैं बायर्न के बॉल प्रोग्रेशन की बात करूं तो लाइक ये विंग है, जो भी है विंग है। अगर किंग्सले कोमन की गोल की बात करोगे या फिर आप दूसरे और तीसरे गोल की बात करोगे, अगर हैरी केन के गोल की बात करो या फिर मूसियाला के गोल की बात करो, हर चीज कहीं ना कहीं विंग से बन के आ रही है। क्योंकि असल में बात यह है कि बायर्न के पास जो प्लेयर्स हैं विंग पे वो एक्सप्लोसिव हैं, उनके पास टेक्निकल क्वालिटी है और उनके पास एट्रीब्यूट्स हैं जो कि टूकल के इस सड़े सड़ाए अनसेक्सी गेम को भी यहां पर काफी ज्यादा इफेक्टिव बना देते हैं। अब देखो यहाँ पर हो ये रहा था कि जब कोबन ने गोल मारा उसके बाद गैलाटासरे थोड़ा हुआ, लेकिन गैलाटासरे के पास अभी भी मोमेंटम था। ये आप कह सकते हो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले वाला गोल था। मतलब ठीक है, गैलाटासरे को समझ में आ गया था कि यार हमने गलती कर दी और यहाँ पर गोल खा लिया, लेकिन उन्होंने अपना जो गेम था वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला रखा था कि भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा, चढ़ के खेलेंगे और रिवॉर्ड भी मिलेगा। अब देखो मेरे को यहाँ पर गैलाटासरे गेम में एक फ्लॉ दिखा, और वो फ्लॉ ये था कि डिस्पाइट उनको पता था कि बायर्न के विंग्स पे बहुत ज्यादा पेस है, फिर भी उनके टैकल कहीं ना कहीं मेरे को अजीब ही लगे। मतलब एक फर्स्ट फेज होता है सीडीएम डिफेंडर, एक सेकंड फेज होता है मिडफील्ड, एक थर्ड फेज होता है। जब सेकंड फेज से फाइनल फेज में जब ट्रांजिशन होता है बायर्न का पेस के साथ, वहां पर जो गैलाटासरे के डिफेंडर्स या फिर मिडफील्डर्स का एक काफी क्रूशियल टैकल आता है। मतलब या तो वो मैगवायर टैकल है, अगर कर दिया तो बहुत बढ़िया,
और अगर मिस हो गया तो मतलब पूरा का पूरा रास्ता साफ है। वो मेरे को काफी ज्यादा आउट ऑफ द पेस लगे वो और शुरुआत के कुछ 25-30 मिनट में तो काफी ज्यादा लगे, क्योंकि असल में बात ये थी किंग्सले कोमन ने गोल उसी एंगल से मारा था, तो दिमाग भी और नजरें भी कहीं ना कहीं बार बार उसी चीज को पकड़ रही थी। इसी के साथ यहां पर गैलाटासरे को पेनल्टी मिलती है। भाई इकार्डी ने पनिंका करा, लेकिन अगर मैं इस पेनल्टी के हटा के भी बात करूं ना, तो भाई इकार्डी की बात करें, एक उनका नंबर 7 था भाई, देवर क्रिएटिंग चांसेस, और चांसेस ही नहीं, मतलब मेरे को लग रहा था कि कैसे मिस कर रहे हैं इस चीज को। बायर्न बस एक बहुत पतले से धागे पे लटकी हुई थी, लेकिन इकार्डी की उस परे का पेनल्टी बना। भाई मेरे को करीम बेंजिमा की पेनल्टी याद आ गई थी, उसने एहतियात पे करा था, हार रही थी रियल मैड्रिड, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से बेंजिमा ने वहां पे पनिंका करा था ना, मतलब इकार्डी का वो कॉन्फिडेंस दिखता है कि पीएसजी छोड़ने के बाद भाई ने गैलाटासरे में आके जो अपने आप को रिवाइव किया है, उसको उस पर भरोसा है। अब यहां पर पता है प्रॉब्लम ये थी कि सेकंड हाफ में चीजें चेंज होने वाली थी, और ये लग भी रहा था कि चीजें अब चेंज होगी। इसके पीछे देखो सबसे बड़ा रीजन ये था कि गैलाटासरे जिस टेम्पो पे खेल रही थी वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सही है, लेकिन वो टेम्पो आप कंसिस्टेंटली 90 मिनट तक कर नहीं सकते। अब बात असल में ये कि बायर्न का जो टेम्पो एक्सप्लोसिव वाला है विंग पे, वो आपको 90 मिनट तो नहीं खेलना, वो आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिस्टिक होके लाइक लेरोय साने को बॉल देनी है, और यहाँ पर आपको किंग्सले कोमन को बॉल देनी है, एंड ऑफकोर्स हैरी केन ड्रॉप करेगा उधर से। मूसियाला यहाँ पर काफी मतलब प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है, मतलब किमिच के अराउंड, मतलब किमिच तो देखो सीडीएम है नहीं, तो सीधी सी बात है किमिच को एज अ सीडीएम में खिला रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा। किमिच की जो असली लाइक जो पोटेंशियल है टूकल उसको वेस्ट कर रहा। मेरे को लगता है कि सारे के सारे रिजल्ट उस पर मिट्टी फेर रहे हैं। बात असल में ये है कि भाई अब बात ये थी कि जब आप टेम्पो नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है, आप यहां पर आप कंसिस्टेंट अपने टेम्पो को हाई नहीं रख सकते, तो गैलाटासरे जैसी ड्रॉप हुई। ऑफ कोर्स बायर्न के पास वहां पर टेक्निकल क्वालिटी है कि इवन इफ दे आर नॉट काउंटर अटैकिंग, वो विंग से यहां पर खोल सकते हैं, और वही लाइन को उन्होंने ब्रेक किया है। और इसी के साथ यहां पर बायर्न ने एक रूथलेस स्कोर लाइन खड़ी कर दी 3-1 की, और गैलाटासरे को उनके ही होम पे रहा। ओवरऑल मेरे को गेम काफी ज्यादा पसंद आया। इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी रियल मैड्रिड की। स्टार्टिंग 11 में रॉड्रिगो को डाल दिया, एंड ऑफ कोर्स पहले जोसेलू को रिगार्डिंग मेरे काफी सद्भावना थी, सिंपैथी थी, भाई को आज भी नहीं डाला गया। लेकिन मेरे को लग रहा था कि इस चीज को जस्टिफाई करने के देखो दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो इंजरी हो सकता है, या फिर ये कि भैया लाइक ये तो ब्रेक और मेक और डू और डाई वाली डील है रॉड्रिगो के लिए। भैया लाइक तेरे को मैंने एल क्लासिको से पहले तेरे को मैंने गेम में डाल दिया है, अगर तू यहां गोल स्कोर करके नहीं आया तो भाई इससे ज्यादा लाइक इससे ज्यादा हेल्प मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली रिजल्ट डालने, और एल क्लासिको से ज्यादा रिजल्ट पूरी दुनिया किसी और को नहीं देखती। अब यहां पर एल क्लासिको तो चलो साइड में रखते हैं, उससे पहले का क्या रियल मैड्रिड का एक बहुत बढ़िया गेम था। आप आर्ग्यू कर सकते हो, लेकिन क्या इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे? नहीं। अब देखो यहां पर ये चीज मेरे को लग रही थी कि ब्रागा अच्छी खेल रही थी, ब्रागा के पास अपने स्ट्रेंथ है, लेकिन ब्रागा जो मेजोरिटी ऑफ द गेम खेल रही थी वो रियल मैड्रिड के स्ट्रेंथ पे खेल रही थी। अब देखो सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेलते हो और आप एक हाई डिफेंसिव लाइन खेलते हो और सामने विनीसियस है, तो मेरे को लगता है कि आपको दो चीजें मेक श्योर करनी है। पहली चीज तो ये कि आपका कीपर एक स्वीपर कीपर होना चाहिए और काफी कंफर्टेबल और ब्रेव होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आपकी हाई डिफेंसिव लाइन काफी स्ट्रांग और काफी कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए कि आप बार बार उसको ऑफ साइड में पकड़ो। अब अगेन वो ऑफ साइड वाले रूल में मैं नहीं जाऊंगा कि वो गोल था नहीं था, सर है, लंड है, घुटना है, क्या है, मेरे को कुछ नहीं पता कब क्या आगे जाता है, कब क्या आगे आ जाता है। पहले था कि हाथ रिकॉर्ड नहीं होते तो घुटना है, घुटना तो पीछे ही था, लेकिन हाथ रिकॉर्ड नहीं होते, घुटना भी पीछे था लेकिन सर आगे था, तो भाई ऑफ साइड है। मेरे समझ में नहीं आता, तो मैं यहाँ पे पीछे नहीं पड़ूंगा इसके। यहां पर मेजॉरिटी ऑफ द गेम यहां पर काफी सही बॉस निकाल रहे। अच्छा दूसरी चीज ये थी कि बॉस निकालने भी दे रहे थे वो, चाहे कामाविंगा की बात करें जो कि मेरे को लगता है कि मैन ऑफ द मैच जा सकता है, अगेन गुड शाउट टू मॉड्रिच ऑल्सो, उसका भी, और सेम यहां पर मैं रॉड्रिगो कार्वाहाल को भी एक अच्छा खासा दूंगा। लेकिन यहां पर अगर हम जूड बेलिंगम की बात करें, जूड बेलिंगम ने जिस तरीके से गोल स्कोर किया, जिस तरीके से ग्लाइड कर रहा था, अपना वर्क रेट दिखा रहा था, भगवान का शुक्र है भाई वो इंजर्ड नहीं है, कार्लो ने कंफर्म कर दिया। ऑलरेडी 11 गोल्स हो चुके हैं, और मेरे को लगता है कि अब 11 गोल्स और 12 गोल्स की बात नहीं है, अब बात आ गई है यहाँ पर उसके प्ले स्टाइल की। जिस तरीके की वो पोजीशंस होल्ड कर रहा है और वहां से गोल स्कोर कर रहा है, साफ समझ में आ रहा है कि भैया वो एक सूडो स्ट्राइकर का रोल निभा सकता है। ही इज वेरी केपेबल ऑफ इट। ऑफ कोर्स 11 गोल तक आ गया है तो केपेबल होगा ही, लेकिन मेरे को यहां से लगता है कि ये जो रन रेट है ये 20 तक जा सकता है। पहले मेरे को लग रहा था कि 15 इज लाइक मैक्सिमम, लेकिन मेरे को लगता है कि 20 तक जा सकता है, क्योंकि कार्लो उसके अराउंड बिल्ड कर रहा है। और असल में अगर पूरा फोकस विनी और रॉड्रिगो को अपलिफ्ट करने का भी है, तब भी मेरे को लगता है कि बेलिंगम अपने 9, 10, 12 गोल और निकाल लेगा, और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बेलिंगम के गोल्स उस पॉइंट पे आते हैं जहां पर अपन को गेम क्लच करना होता है या फिर गेम को किल करना होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मेरे को लगता है कि अगर आप हीट मैप की बात करोगे या फिर आप पासिंग सीक्वेंस की बात करोगे, तो आज एज यूजुअल रियल मैड्रिड ओवरलोड कर रही थी लेफ्ट पे।
जिसने रॉड्रिगो को काफी आइसोलेट कर दिया था। और वो उसके टचेस में और अंडरलाइन स्टैट्स में भी साफ दिखता है कि रॉड्रिगो पूरे सीक्वेंस में, पूरे बिल्डअप में काफी कटा कटा था, लेकिन फिर भी रॉड्रिगो ने काम करा और रॉड्रिगो को अपना गोल मिला। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी एल क्लासिको से पहले। कार्लो ने अपने एक आए कि देखो एल क्लासिको में मेरे को क्या करना है और मैं किसको खिलाने वाला हूं, ये मेरे को अभी से ही समझ में आ गया। और मेरे को पक्का पता है कि ये शायद से कामाविंगा के साथ कुछ लूडो करने वाला है और ये उसको लेफ्ट बैक पे डाल देगा, क्योंकि चुआमेनी और टोनी क्रूज की जरूरत है। लूका मॉड्रिच का गेम बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि लूका मॉड्रिच के साथ अपन गेम बहुत हैंकी पैंकी खेलते हैं। आज के में भी मेरे को लगता है कि जो मेजर फ्लॉ मेरे को रियल मैड्रिड में दिखा वो यही था कि हैंकी पैंकी वाला गेम ज्यादा खेल गया, यानी कि तेज हम बॉल बहुत तेज घुमा रहे थे, जो कि ब्रागा जैसी अनकोऑर्डिनेटेड कह सकते हो या फिर जो गलती करने के वल्नरेबल ज्यादा है, बारसा नहीं करेगी गलती बार बार, वहां पर काम कर जाएगा, क्योंकि आपके पास विनी है जो गेट इन बिहाइंड रन निकाल रहा है और आप उसको पता है कि उसको खड़ा रहना है, उसको रन्स बनाने हैं और उसको बहुत बॉल्स मिलेंगी। कुछ बॉल्स ऐसी थी मतलब बिल्कुल ही ऐसे कट, ऐसे बस पास करना है, गोल है। लेकिन ये चीज बड़ी टीम्स के अगेंस्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है, जैसे मैंने कहा कि मिडफील्ड में अपन को बॉल मिल रही थी, डिफेंसिव फ्लॉ होता है कंसीड तो करना है, ऐसे थोड़ी होगा। क्रॉसेस तो संभालने आते ही नहीं है, क्रॉसेस चाहे लाइक हवा में आ जाए, ग्राउंडेड आ जाए, वो तो है ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता। रूडिगर हो नाचो खड़े देख रहे हैं यहाँ पर। क्लियरेंस में भी मेरे को लगता है काफी डॉजी थे हम, लेकिन ओवरऑल ठीक है, 3 पॉइंट आ गए अपने, अच्छा था। पेनल्टीमेट गेम था एल क्लासिको से पहले, अच्छा लगा, यहाँ पर गेम निकाल दिया, इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं हो सकती है। इसी के साथ यार बात करते हैं यहाँ पर चैंपियंस लीग के अल्टीमेट गेम की, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस कोपेनहेगन, जो कि अनएक्सपेक्टेडली सबसे बड़ी स्टोरी लाइन थी। यूनाइटेड यहां से अगर ड्रॉ निकाल लेती तो वो हार के बराबर था, तो आप चैंपियंस से ही बाहर होते। अभी भी यहाँ पर यूनाइटेड ने कोई खास उखाड़ा नहीं है, क्योंकि गैलाटासरे अभी आगे ही है। गैलाटासरे अभी 3 पॉइंट के साथ है या 4 पॉइंट के साथ है, आई थिंक, हाँ 4 पॉइंट के साथ है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड 3 पॉइंट के साथ है। तो अभी भी उसको गैलाटासरे को अपने लाइक टेक ओवर करना है। गेम चुतड़, प्योर चुतड़। मेरे को लगता है गेम तो खराब ही था, एज यूजुअल गेम खराब ही था। और मेरे को लगता है कि अब गेम किस मतलब क्वालिटी ऑफ फुटबॉल पे तो टेन हैग का भी मन नहीं है, ये साफ सीधी बात है, समझ में आ गया। इंजरीज वगैरह साइड, मेसन माउंट नहीं था, मेरे को थोड़ा सा सिचुएशन जो डिसीजन था वो वियर्ड लगा, बट ठीक है, एक बार को मैं जैसे कहता हूँ कि एक बार साइड कर देते हैं सब सिलेक्शन। हम वहां नहीं है ट्रेनिंग ग्राउंड में, तो हमें नहीं पता, हटाए थे क्या पता मेसन माउंट को लेकर थोड़ा सा है। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर हो गई है, स्कॉट मैकटोमिने उसके लिए एस्केप रूट बन चुका है। वो स्कॉट मैकटोमिने को एक्चुअली जूड बेलिंगम मान के बैठा है। अब उसको ये लग रहा है कि अगर स्कॉट मैकटोमिने को मैं आगे बिठा दूं, अगर मैं आगे उसको होयलैंड के पिछवाड़े पे चिपका दूं, तो वो उसकी स्ट्राइकिंग एबिलिटी तो है ही बढ़िया, तो वो गोल मार ही देगा, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी अच्छी होती है, मतलब आप के आगे का कितना बड़ा है ये मैटर करता है, लेकिन फिर आपके पीछे का छेद कितना बड़ा है वो भी मैटर करता है। अब मेरे को यहां पर ये लगता है कि अगर आप स्कॉट मैकटोमिने को, होयलैंड को, यहां पर एंटनी है, मार्कस रैशफोर्ड, अगर आप 4 के साथ अटैक कर रहे हो और लाइक यहां पर ब्रूनो भी आ गया, तो सब पंचवटी पंचायत चल रही है यहां पर, और पीछे आमराबाद है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लाइक आमराबाद एक अच्छा शील्ड कर पाएगा, लेकिन कंट्रोल तो अभी भी नहीं है ना। लाइक मेरे को लगता है कि फर्स्ट हाफ अगर तुमने देखा होगा गेम, तो काफी अच्छा कंट्रोल कर रहा था पोजीशन वाइज, घुमा रहे थे, बॉल रोटेट कर रहे थे, लेकिन कोपेनहेगन को उससे डर नहीं लग रहा था। और इससे बेकार की चीज और कुछ नहीं हो सकती। जिस तरीके के टेक्निकल प्लेयर्स आपके पास हैं, अगर आप पोजीशन रखते हुए भी कुछ डरा ही नहीं पा रहे, छोड़ दो बॉल, वैसे ही खेल लो गेम जैसा खेलना है। दूसरी चीज ये है कि मेरे को लगता है कि अगर आप सेकंड हाफ की बात करो तो सेकंड हाफ तो फिर रहता ही हुई है, एंड टू एंड गेम स्टफ रहता है। जब कोपेनहेगन को अर्जेंसी आई, कोपेनहेगन पीछे बैठी, जब एंड टू एंड स्टफ होता है, यूनाइटेड अगर आपको ट्रांजिशन टीम बननी है, जिस पे मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना दी है, वो भी 1-2 दिन में डल जाएगी, कि ये बेस्ट ट्रांजिशन टीम का और टेन हैग बॉल का उसके सर पे ही मारूंगा देके। अगर आपको एक बनना है तो प्लेयर क्यों नहीं स्टेप अप कर पा रहे? मार्कस रैशफोर्ड ने चांस छोड़ा, गानाचो ने चांस छोड़ा, और कैसे चांस छोड़े, मतलब मैं छोड़ दूं अलग बात है, मेरे को नहीं आता, वो छोड़ने दिक्कत की बात है। और वो भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको सबसे सख्त जरूरत है, वो एक काफी बड़ी दिक्कत की बात है कि कैसे ये क्यों हो रहा है। जैसा मैंने कहा कि क्वालिटी पे तो ध्यान ही नहीं है, अब उसको है कि आगे डाल दो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ब्रूनो फर्नांडिस, स्कॉट मैकटोमिने आगे रहेंगे, तो इससे प्रॉब्लम ये है कि पीछे क्या होगा। और भाई तो भाई है, भाई ने क्या करा कि कंट्रोल लाने के लिए एरिक्सन को लिया, विच वाज वेरी गुड, क्योंकि एरिक्सन ऑन द बॉल इज सो काम, मतलब बहुत ही काम है, वो बहुत संयम के साथ खेलता है। अमराबाद को बाहर कर दिया। अगर सेंट्रल प्रोग्रेशन से एक चीज ढंग की हो रही थी तो वो अमराबाद की वजह से हो रही थी, भाई ने उसे ही हटा दिया। मेसन माउंट का भी पता नहीं है, स्कॉट मैकटोमिने अभी भी खेल रहा है। अब देखो स्कॉट मैकटोमिने के लिए कोई एजेंडा नहीं है। हाँ, मैं स्कॉट मैकटोमिने को उसके बैश नहीं करूंगा कि भाई ने यहाँ पर पेनल्टी दे दी वगैरह दे दी, ये चलता रहता है हाई फ्लाइंग गेम में। हाँ, ये अलग बात है कि उसको 94th मिनट पे दे दी, ये यूनाइटेड की लंड फटी किस्मत है। यहां से आती है पर्सनल स्टोरीज।
मैगवायर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन मेरे को यहां पर लगता है कि मैगवायर की जो स्पोर्टिंग स्पिरिट है उस पर कभी सवाल नहीं आने चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से उसने अपने आप को कंडक्ट किया है वो एक जेंटलमैन है। एंड आई थिंक यहां से मैगवायर ने साबित कर दिया है। और एरिक टेन हैग, मतलब आपने एक एज अ प्लेयर, कैप्टन आर्मबैंड हट गया, फैंस गाली दे रहे थे, मैं गाली दे रहा था, सब गाली दे रहे थे, आपको स्टार्टिंग 11 से हटा दिया, आपको बेचने के लिए क्लब पागल हो रहा था, और अब आपने बैक टू बैक ऐसी परफॉर्मेंसेस दे दी हैं जहां पर आपने यूनाइटेड के बिगेस्ट सीजन में, सीजन के बिगेस्ट मैच में ये डिलेमा दे दिया टेन हैग को कि वो आपको स्टार्ट करे, किसको स्टार्ट करे। और इसी के साथ अगर आंद्रे ओनाना की बात करें तो ओनाना का वो मोमेंट मेरे को लगता है कि उसके लिए ये गेम चेंजिंग मोमेंट होना चाहिए यूनाइटेड की इस जर्नी का। उसने क्लच करा है ये गेम, इसमें कोई डाउट नहीं है। यूनाइटेड यहां से ड्रॉ करती, हारती। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग यहां पर यूनाइटेड का मैच देख रहे थे फैंस से, उन्होंने जब अपना ट्विटर पर डाला था, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड के फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। जब भी यहां पर प्लेयर्स ज्यादा बॉल रखते थे बू करते थे, और उन्होंने अपना डिस्प्लेजर दिखाया है। टेन हैग को बहुत लाइफलाइन मिल रही है, 3 पॉइंट ले लिए, ठीक है, पिछले 2 मैचेस में, लीग मैचेस में भी जीत गए, ठीक है, लेकिन टेन हैग को जब बड़ी टीम मिलेगी और जो अगला गेम है दैट इज द अल्टीमेट टेस्ट फॉर टेन हैग, और वो नहीं चेंज करेगा, क्योंकि मेरे को पक्का पता है आउट ऑफ एवरी गेम जब छोटी से छोटी टीम उसके सामने आ रही है जहां पर उसने क्वालिटी को सेक्रीफाइस कर दिया कि जय राम जी गांड मराओ छोले खाओ, तो वो यहां पर सिटी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये पक्की बात है। तो राम भरोसे है भाई इसकी टैक्टिक्स। खैर, इसी के साथ यार बात करते हैं अब यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। फ्री किक, भाई हेडर मार रहा है, भाई ने स्क्रीमर मारा और भाई ने फिर आज वॉली मार दी। कैलेंडर ईयर में 43 गोल हैं, इससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं हो सकती। माने को क्या परफेक्ट असिस्ट के लिए सेटअप किया था, ऑलमोस्ट गोल स्कोर हो जाना चाहिए था वो। तलिस्का को एक फ्लिक करा, उस मतलब ही, और सही बताऊं तो ये तो वो चीजें हैं जो अगर आप हाईलाइट देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप फुल गेम देखोगे तो जिस तरीके की पोजीशन ले रहा है, डरा रहा है वो अपनी पोजीशन से। अगर वो ड्रॉप डीप कर रहा है, जो कि मेरे को पर्सनली पसंद नहीं था, लेकिन अब वो जो ड्रॉप डीप कर रहा है वो एक्चुअली में अल नसर को बिल्डअप में हेल्प कर रहा है। अब जो वो ड्रॉप डीप कर रहा है वो एक्चुअली में दूसरों के लिए भी चीजें क्रिएट कर रहा है, उसका सबसे ज्यादा फायदा तलिस्का और माने को हो रहा है। लेकिन ये तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तारीफ है, और मेरे को लगता है कि यहां से स्टॉपिंग नहीं है, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फिटनेस लेवल देखोगे तो वो अभी भी शार्प ही दिख रहा है, वो अभी भी उतने ही रन्स बना रहा है, वो अभी भी यहां पर बॉल उतनी ही डिमांड कर रहा है। एंड आई थिंक ही इज रियली रियली गेटिंग शार्प, और वो बहुत जरूरी है अगर अल नसर को यहां पर सऊदी लीग की बात करें या फिर AFC चैंपियंस लीग की बात करें। अगर अल नसर के लिए 2 टुक शब्द मैं यूज करूं, ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि अल नसर बहुत यूज कर रही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, विच इज रियली गुड थिंग। तो आप कह सकते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यूज करते हुए माने ये सब तलिस्का उसमें एक रोल निभा रहे हैं। सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इनका है क्रॉसेस और काउंटर अटैक। अगेन काउंटर अटैक पे आप रोनाल्डो के पेस नहीं है, लेकिन काउंटर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले रोनाल्डो की जो पोजिशनिंग है वो उसके काउंटर को अब ओवर पावर कर पा रही है। अगेन मैं क्रॉसेस की बात करूं तो यहाँ पर तलिस्का भी है, यहाँ पर माने भी है, और यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी है, तो आप इनको मार्क नहीं कर सकते। जहां दिक्कत है वहां डिफेंस है। डिफेंस में बहुत नैरो खेल रहे हो आप नैरो काफी ज्यादा खेल रहे हो, और इसमें अगर अलदुएल की बात करें, पहली चीज तो वो पासिंग कर पा रहे थे, दैट वाज रियली गुड थिंग। दूसरी चीज ये थी कि वो एक तो तंगाबली से थे, वो बिल्कुल ही ग्रेट खली की तरह आए थे, तो आप बॉस भी हो पा रहे हो। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि आप एक तो हाई डिफेंसिव लाइन है तो स्विच ऑफ हो जाते हो। वही चीज है ब्रागा वाली बात कर रहा हूं मैं, हाई डिफेंसिव लाइन खेल रहे हो, आपको कोऑर्डिनेशन रखनी है और आपके कीपर को बहुत अच्छा होना है। स्वीपर तो छोड़ो, वो मतलब जमादार है बेंचोत। लेकिन इसी के साथ मेरे को लगता है यहाँ पर आप बुली भी हो रहे हो, तो क्रॉसेस में रियल मैड्रिड वाला आ रहा है। तो डिफेंसिवली मेरे को लगता है कि बहुत पुअर है। जब भी कोई बड़ी टीम आएगी वो इसको काफी अच्छे से वल्नरेबल कर देगी। अल नसर अभी उस चीज पे खेल रही है कि उनका अटैकिंग इतना सुप्रीम है कि वो काम कर रहा है और यहाँ पर वो स्नैच कर पा रहे हैं। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।